हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं जिस बुक का नाम है द वंडरिंग माइंड। इसका मतलब आपका दिमाग तब क्या करता है जब आप कुछ नहीं देख रहे होते हैं। इनका लेखक का नाम है मिशेल सी कोर्बलिस। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। द वंडरिंग माइंड 2015 उजागर करती है उन बातों को जब हमारे मन का फोकस किसी बात पर नहीं होता है। तब दिमाग में क्या चलता है, हम अपने ब्रेन के एरिया को एक्सप्लोर करते हैं जो कंस्ट्रक्शन को एक्टिव रखता है और हमारी मेमोरी, क्रिएटिविटी और डे ड्रीमिंग के बीच कनेक्शन को खोलता है। यह बुक किसके लिए है? वे लोग जो ब्रेन के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, वे कर्मचारी और छात्र जो प्रोडक्टिविटी में दिलचस्पी रखते हैं, आर्टिस्ट और बिजनेस करने वाले लोग जो कि क्रिएटिविटी की खोज कर रहे हैं। अध्याय नंबर 1। दिमाग का भटकना कोई गलत बात नहीं है। जब आप उबासी लेते हैं आपका दिमाग तब भी एक्टिव रहता है। कभी कभी हमारा दिमाग हमारे साथ को ऑपरेट नहीं करता। हम सभी किसी बोरियत भरी सिचुएशन में डे ड्रीमिंग करते हैं, जैसे कि ट्रैफिक में फंसने पर, किसी बोरिंग असेंबली में दिन भर लाइन लगकर खड़े रहने पर। वहीं दूसरी तरफ हमारा भटकता हुआ मन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है जब हम चाहते हुए भी किसी टास्क पर फोकस नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हमारा माइंड एक ही जगह पर फिक्स हो जाता है? इस समरी में आप सीखेंगे कि असल में हम इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मन एक इनबिल्ड वांडरिंग मोड के साथ ही बना है। अगर देखा जाए तो यह एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। क्या यह बेहतर नहीं होता अगर हम हमेशा अलर्ट रहते? कैसा होता अगर हमारा मन कहीं भटकता ही नहीं? इस समरी में आप देखेंगे कि हमेशा सतर्क रहने के बजाय भटकाव के भी कुछ फ़ायदे हैं। इसके अलावा आप जानेंगे ऐसे पुरुषों के बारे में जो कि एक अनंत वर्तमान में फंसे हुए हैं, क्योंकि आपकी बचपन की कुछ कीमती यादें गलत भी हो सकती है, और किस तरह से किसी और के माइंड में भटकने के लिए आपको साइकिक नहीं होना है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप इंटेंशन से अपनी डेस्क पर बैठे हो कि कुछ काम करेंगे, लेकिन आपका मन किसी और ही डायरेक्शन में जाता है? तब कभी भी ऐसा होता है तो यह मत सोचिए कि आपका ब्रेन काम करने के लिए बहुत हार्ड है। जब आपका मन भटकता है तब वह फोकस या कंसंट्रेट करने के लिए लगने वाली आसपास की सारी एनर्जी यूज कर लेता है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जब आपका दिमाग किसी स्पेसिफिक टास्क पर फोकस करता है तब दिमाग के कुछ हिस्से ही एक्टिव रहते हैं। लेकिन जब आपका मन भटकने लगता है तब उसका डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय हो जाता है। यह नेटवर्क न्यूरोलॉजिस्ट के नाम दिया गया है। ब्रेन के आसपास बहुत सारे रीजन्स में फैला हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा डायरेक्शन में शामिल नहीं होता है, जबकि जो आपके सामने होता है उसी पर फोकस करता है। लेकिन फैले होने के बावजूद भी हमारे दिमाग में बहुत सारी एक्टिविटी चलती ही रहती है। आप अपने दिमाग को एक छोटे से गांव की तरह देख सकते हैं। जब किसी छोटे से गांव में कोई इवेंट होता है तो उस गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद जब सभी अलग अलग अपने काम की तरफ चले जाते हैं तब भी वहाँ पर उतनी ही एक्टिविटी देखने को मिलती है। यह सिर्फ ऐसा है कि पूरे गांव में उन्हें बांट दिया गया है। ऐसा ही कुछ होता है जब आपका मन भटकने लगता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि भटकते हुए मन के कुछ डिसएडवांटेज हो जाते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से बुरा है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। यह सच है कि भटकता हुआ मन आपको आपके टास्क को पूरा करने से डिस्ट्रैक्ट कर देता है, और रिसर्च में यह भी कहा गया है कि यह हमारी खुशियों में कमी और हमें समय से पहले बुजुर्ग बना देता है। लेकिन रुकिए, एक क्रिएटिव सोच के लिए मन का भटकना भी महत्वपूर्ण है।
जो कि इन्वेंटर और आर्टिस्ट को एक बेहतर चीज़ें बनाने की अनुमति देता है। क्योंकि जब आपका मन बहने लगता है तब यह आपका साथी बन जाता है और ऐसे कनेक्शन और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढता है जो शायद छुपे ही रह जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि हमारी मेमोरी कैसे तय करती है कि भटकता हुआ मन कहाँ जाता है। अध्याय नंबर 2। जब हमारा मन भटकता है तो यह हमारे मेमोरी के 3 लेवल का इस्तेमाल करता है। आप देखेंगे कि जब भी आपका मन भटकता है तो यह पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में सोचता है या फिर आने वाले फ्यूचर की चिंता में रहता है। जब यह वापस आता है तब यह भटकाव हमारी मेमोरी के 3 हिस्सों पर टिका होता है। पहला हिस्सा वह है जो हमारी बेसिक स्किल से बना होता है। हमारा भटकता हुआ मन हमारी सिंपल एबिलिटी जैसे कि चलना, बोलना या लिखना इनसे ही जुड़ा होता है। यह भी बहुत कॉमन सी बात होती है जब हम जागते हुए सपने देखते हैं, जैसे कि हम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हैं या कोई टैलेंट दिखाना चाहते हैं या फिर किसी फॉरेन लैंग्वेज में फ्लुएंसी चाहते हैं। जब हमारा माइंड ऐसा नहीं सोच पाता है तो हम नाखुश हो जाते हैं। यह हमें मेमोरी के दूसरे लेवल तक ले जाता है जो कि है नॉलेज। मेमोरी का यह लेवल जिसमें सभी भाषाओं के शब्द, डाटा, यहाँ तक कि लोगों की इन्फॉर्मेशन और आपके द्वारा देखी गई जगहों को भी शामिल करता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रिएटिव रूप से मन का भटकाव होता है, जहाँ हम एक बहुत बड़े नॉलेज के भंडार के साथ कनेक्शन बनाते हैं। चाहे आप कोई बुक लिख रहे हो या दिन में कोई सपना देख रहे हो, आपका मन भटक सकता है और आपके नॉलेज के भंडार में से कोई भी एक दुनिया का क्रिएट कर सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जितना भी हमने आज तक देखा, सुना, समझा, महसूस किया है, वह सब कुछ हमारे दिल और दिमाग में महफूज रहता है। और यही वजह होती है कि हमारा मन भटकता है। आप इस सिचुएशन में खुद को ऐसी जगह भी सोच सकते हैं जहां आप कभी गए ही ना हो, जैसे कि बड़े पहाड़ पर चढ़ना या उसे पार करना। यह हमें हमारे थर्ड और आखिरी मेमोरी लेवल पर ले जाता है जो कि एपिसोडिक मेमोरी। यह एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड लेयर होती है जो कि सटीक और संबंधित पलों को सहेज कर रखती है। यह ऐसा है जहां पर आपका मन आपके साथ घटित हुई घटनाओं को रिकॉल करते हुए भटकता है। यह पल बहुत ही ज़्यादा पर्सनल होते हैं। यह पल उनमें से एक होते हैं जिससे आप खुद को समझते हैं और अपनी पहचान करते हैं। कुछ यादें ऐसी भी होती है जो समय के साथ जितनी पुरानी होती जाती है उतनी ही बढ़ती जाती है। ऐसा आप तब तक फील कर सकते हैं जब आप अपना कोई पुराना फोटोग्राफ देख रहे हो और आपका मन उन्हीं पुराने दिनों में भटक जाए। इन सभी अलग अलग लेवल के भटकाव के साथ यह आश्चर्यजनक नहीं होगा कि हमारा मन बहुत सारी फ्रीक्वेंट यात्राएं कर लेता है। हमारे साथ हुई कुछ अजीब घटनाओं की यादें हमारे मन के भटकने पर असर करती है। क्या आपने कभी अपने मन को इस बात की अनुमति दी है कि वह अपने पुराने बचपन के दिनों में जाए और अच्छी यादों के बारे में सोचे? कि आप उस दर्द के बारे में इमेजिन कर सकते हैं कि आप अपनी उन बचपन की यादों को भूल रहे हैं? जिन लोगों को अमनेसिया होता है वे पुरानी बातों को भूल जाने का एक्सपीरियंस करते हैं। अमनेसिया के कुछ केसेस में तो यह भी रिजल्ट देखने को मिलता है कि वह इंसान नई मेमोरी बनाने में भी सक्षम नहीं रहता है। लेकिन इन दोनों की ही केसेस में हमारा मन पास्ट और प्रेजेंट के बीच भटकने में पैर नहीं बना पाता। हेनरी मोलासियन का एक फेमस केस है। वह 27 साल के हैं और एक ऑपरेशन से गुजरे हैं। इसके बाद वह कुछ भी नया सीखने में सक्षम नहीं रहे। भले ही उन्हें ऑपरेशन के पहले की सब बातें याद है, लेकिन अब वह कोई भी नई बात याद नहीं रख पाएंगे। उनका दिमाग परमानेंटली एक ही प्रेजेंट टाइम पर रुक गया है। अब जब वह 60 साल के भी हो जाएंगे तब भी उन्हें ऐसा ही लगेगा कि वह अभी 34 के आसपास है। लेकिन मेमोरी प्रॉब्लम का कारण हमेशा दिमागी तबीयत का बिगड़ना नहीं है। हम सभी कुछ फॉल्स मेमोरी क्रिएट करने में कैपेबल होते हैं, जो कि हमारे मन के भटकने को इफ़ेक्ट कर सकता है।
यह आंशिक रूप से होता है क्योंकि हमारी यादें परमानेंटली स्टोर नहीं होती है। जैसे कि हम कोई मूवी को दोबारा से देखते हैं तब हर बार हम एक कोई ऐसी मेमोरी बनाते हैं जिसे मिटाने की भी एबिलिटी हमें होती है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एलिजाबेथ लॉफ्टस ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में यह बताया कि यह बिल्कुल पॉसिबल है कि लोगों के दिमाग में फॉल्स मेमोरी को सेट किया जा सके। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि हम उन सवालों के जवाब भी याद रखते हैं जो असल ज़िंदगी में कभी हुआ ही नहीं। इस तरह के केसेस में ऐसा देखा गया है कि जैसे आप किसी सुपरमार्केट में खो जाते हैं, लेकिन यह आपकी नहीं किसी और की कहानी होती है क्योंकि हमारी यादें लगातार बदलती रहती है। क्या यह पॉसिबल है कि हमारा मन उस घटना के लिए भटक सकता है जो कभी हुई ही नहीं? यहाँ मेमोरी हमें इतना रियल फील करवाती है कि यह लाई डिटेक्टर टेस्ट को भी मात दे सकती है। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हम किसी और व्यक्ति के मन में भटक सकते हैं और यह हमारे लिए किस तरह अच्छा साबित होता है। अध्याय नंबर 3। हम दूसरे के दिमाग में भटक सकते हैं लेकिन उनका साइकिक पावर से कोई संबंध नहीं है। किसी के दिमाग में क्या चल रहा है यह जानने के लिए हमें किसी भी क्रिस्टल बॉल को घुमाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि हम यह उस समय कर सकते हैं जब हमारा मन किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में भटक रहा हो, जो हमें बताती है सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। यह कोई मानसिक शक्ति नहीं होती, यह हमारे ऑब्जर्व करने की शक्ति होती है जो हमें यह जानकारी देती है और यह एबिलिटी हमारे दिमाग के उसी पार्ट से आती है जहाँ से हमारा मन भटकता है, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टडी में बताया गया है कि एक रिसर्च में एक लोगों के ग्रुप को सिनेरिया ऑफ़र किया गया जहां जॉन की मुलाकात एमिली से हुई। एमिली को जॉन ने बताया कि वह पोस्ट ड्राइव करता है, लेकिन वह एक्चुअली में सिर्फ फोर्ड ड्राइवर करता है। एमिली, जो कि कार के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, कैसे रिएक्ट करेगी? जो लोग इस पर स्टडी कर रहे थे उन्होंने इसके बारे में सोचा और सहमति से सही आंसर पर पहुँचे। एमिली के पास फॉल्स बिलीव होगा और वह सोचेगी कि फोर्ड ही असल में पोर्स थी। दिमाग में सेंस ने यह बताया है कि वह एक डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क था जो कि उस समय एक्टिव था जब पार्टिसिपेट अपने आंसर के बारे में सोच रहे थे। तो अब हम कह सकते हैं कि यह पॉसिबल है कि किसी और के दिमाग को फिगर आउट किया जा सकता है और उसी के अनुसार सोचा जा सकता है। किसी और के दिमाग में भटकने से हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि वह किसी सब्जेक्ट के बारे में क्या जानते हैं और क्या नहीं, जो कि हमें उचित रूप से प्रतिक्रिया देने में हेल्प करता है। हम यहाँ भी डिटरमाइन कर सकते हैं हमारे सामने वाला हमारी किस बात पर हमें अपमानित कर सकता है, जैसा कि एमिली के साथ हुआ। अगर यहाँ किसी पब्लिक प्लेस पर होता तो एमिली को अपमानित महसूस हो सकता था, तो हम उसको डायरेक्ट हेल्प कर सकते हैं, यह बताकर और उसे अपमानित होने से बचा सकते हैं। कोई कहानी सुनाना मन के भटकने का एक एसेंशियल फॉर्म होता है जो कि हमें खुद ही बहुत सालों पीछे ले जाता है। हालांकि हम अपनी तरह के लोगों के साथ काफ़ी कुछ शेयर करते हैं जिससे हमारा सोशल बिहेवियर भी शामिल होता है। इंसान अकेले ही ऐसी जनजाति है जिनमें बहुत पुरानी हिस्ट्री को भी याद रखने और सुनने की क्षमता होती है। हम अपने मन को बहने देते हैं और फिर बहुत सारी अलग अलग वैरायटी के स्टोरीज को अलग अलग वजह के साथ लेकर आते हैं। शिकार के समय में चलते हैं। पहले ज़माने में हम आपस में स्टोरी शेयर किया करते थे जो कि कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए हुआ करती थी। कुछ जनजातियाँ आज भी ऐसा करती है। वो अपने शिकार करने के टेक्निक को आपस में स्टोरी के थ्रू शेयर करती है, जैसे कि उन्होंने किस तरह से जोखिम उठाकर यह शिकार किया और अपना भोजन प्राप्त किया। आज भी हमें बच्चों को जब कुछ सिखाना होता है तो हम स्टोरी का ही सहारा लेकर उन्हें सिखाते हैं। हम उन्हें हमारे ज़माने में किए गए संघर्षों के बारे में भी कहानियों के द्वारा ही बताते हैं।
इन कहानियों का महत्व इन जनजातियों के सामाजिक संरचना से भी देखा जा सकता है, जहाँ पर स्टोरी बताने वाले को बहुत सम्मानित माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अपने समाज को ये सिखा रहा है कि जब वह शिकार पर जाते हैं और भोजन के लिए संघर्ष करते हैं तो किन किन बातों पर ध्यान रखना होता है और कौन सी घटनाएं हो सकती है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि किसी बात की तरफ इशारा करना असल में कहानी सुनाना है, लेकिन प्राकृतिक रूप से कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए यह एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका नहीं है। लैंग्वेज में हुए डेवलपमेंट की वजह से वह नॉलेज शेयर करने की काफ़ी बेहतर जरिया बन गई है। साथ ही इससे जटिल और स्पष्ट कहानियाँ बनाने में मदद मिली। कुछ कहानियाँ इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस और एक्साइटमेंट से एक्साइटमेंट पर बेस्ड होती है, जबकि कुछ काल्पनिक होती है। आगे हम देखेंगे कि एक भटका हुआ दिमाग किस तरह से क्रिएटिविटी बढ़ाता है। बहुत सारे लोग क्रिएटिव बनने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मन का भटकना कुछ कम साइड इफ़ेक्ट के साथ वैसे ही काम करता है। क्रिएटिविटी बिजनेस और मनोरंजन की दुनिया में एक बहुत बड़ा असेंट है। बहुत से लोग इंस्पिरेशन को ढूंढते हुए ड्रग्स की ओर चले जाते हैं, क्योंकि ओपियम और मारिजुआना जैसे पदार्थों से मन को भटकने जैसे इफ़ेक्ट होते हैं। सपने देखना भी कुछ इसी तरह का होता है, लेकिन वह अनप्रिडिक्टेबल होता है और कुछ लोगों को उनके सपने याद भी रहते हैं। चार्ल्स डिकेंस को हो या स्टीव जॉब्स, यह सभी महान हस्तियां बहुत क्रिएटिव आइडिया के लिए ड्रग्स लिया करते थे, जो कि उन्हें हेल्प करते थे इंस्पिरेशन को ढूंढने में और इनोवेटिव आइडिया के साथ काम करने में। विंस्टन चर्चिल, जेम्स और MS हेमिंग्वे द्वारा अल्कोहल यूज की जाती थी, लेकिन इस तरह की ड्रग के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे कि एडिक्शन। क्रिएटिविटी को भटकते मन से इंस्पायर करने का सबसे आसान और सेफ रास्ता है इनक्यूबेशन। इनक्यूबेशन का प्रोसेस है जहां पर आप अपनी थिंकिंग में क्रिएटिविटी लाने के लिए काम करते हैं। यह एक जरिया जो आपके इंस्पिरेशन और क्रिएटिविटी के बीच होता है। क्रिएटिविटी को इंस्पायर करने का सबसे सुरक्षित तरीका है भटकता हुआ दिमाग, और यही पूरी प्रोसेस इनक्यूबेशन के जरिए होता है। इसका यह मतलब है कि हमारा क्रिएटिविटी को डेवलप करने का सबसे बेस्ट आइडिया है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। हम सभी जगह अपना अटेंशन फोकस कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए एक एक्सपेरिमेंट में यह सामने आया है कि लोगों ने एक क्रिएटिव टास्क में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। जब उन्होंने एक ब्रेक दिया गया, इस ब्रेक में उनके मन को भटकने का मौका दिया, उनके डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क को एक्टिव होने का मौका दिया, और इसके बाद वे फिर से अपने क्रिएटिव टास्क की तरफ इंस्पायर हुए और अच्छा परफॉर्म करने लगे। वहीं दूसरी तरफ वे पार्टिसिपेट्स जिनके ब्रेक में अपनी मेमोरी को यूज करने को कहा गया था, जब वे परफॉर्म करने आए तो उन्होंने बहुत ही बुरा परफॉर्म किया। यह इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें अपने मन को भटकाने का मौका ही नहीं मिला और अपने आइडिया को इनक्यूबेट नहीं कर पाए। कहने का मतलब यह है कि लगातार फोकस करते हुए एक ही काम को जब हम करते रहते हैं, तब हमारा इंस्पिरेशन उस काम को लेकर थोड़ा डाउन हो जाता है। जब थोड़ा ब्रेक लेकर दोबारा हम इस काम को शुरू करते हैं, तब हम फिर से इसे अपना पूरा 100% दे पाते हैं। आखिर में यही कहा जाएगा कि आपको क्रिएटिव होने के लिए किसी भी तरह के नशे की ज़रूरत नहीं है। अपने मन को भटकने दीजिए। कुल मिलाकर मन का भटकना कोई बुरी बात नहीं है। जब आपका मन भटकता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका है। उस समय भी वह एक्टिव रहता है। अपने मन को अगर आप भटकने देते हैं तो आप और भी ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं और दूसरों के लिए भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बन सकते हैं। क्या करें? अपने मन को भटकने दीजिए। अपने समय के हर पल को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश मत कीजिए। कुछ देर बैठना, रिलैक्स करना और मन को भटकने देना भी अच्छा होता है। हो सकता है यह आपको आपके नेक्स्ट क्रिएटिविटी के लिए इंस्पायर कर सके।